हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में ही स्वर्णमाल की बुक से 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा टॉपिक से। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था। अश्मक या अशक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम था अश्मक या अशक, जो कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो वो था मौर्य राजवंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला शासक था उदयन। पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। उदयन वासुवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है। ये संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासुवदत्ता की कहानी का संबंध है उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उत्तर भारत में, तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। गौतम बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, उनको अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था किसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार के दरबार में रहते थे गौतम बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वैद्य जीवक। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, यह अर्धचंद्राकार। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है मगध की किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। ये अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था, तो इसने अपने पिता की हत्या की थी और स्वयं भी जो है अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ। ये झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता था। ये कहा जाता है महापद्म नंद को। महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों की बात कर लेते हैं। 6ठी सदी ईसा में जो है ये 16 महाजनपद हुए थे। 16 महाजनपदों की और एक एक करके उनकी राजधानियों की। तो यहाँ पर हम जो 16 महाजनपदों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला महाजनपद अंग। अंग की राजधानी थी चंपा, जिसका प्राचीन नाम मालिनी या मुंगेर भी था। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा या पावापुरी, देवरिया गोरखपुर में। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। कौशल महाजनपद जो था, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती अयोध्या, जो कि वर्तमान में फैजाबाद। पांचाल महाजनपद की राजधानी उत्तरी पांचाल जो था, उसकी राजधानी थी अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल की थी कामपिल्य। ये उत्तरी और दक्षिणी को याद रखिए। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ मेरठ, जो कि दक्षिण पूर्व हरियाणा में। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी विदेह एवं मिथिला। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो कि वर्तमान में जयपुर में। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इलाहाबाद बांधा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, चेदी की सेतिवथी और सुक्तिमती। अश्मक की पोतन या पोटली। अवंती की उत्तरी अवंती की उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की थी महिष्मती। गांधार की तक्षशिला पाकिस्तान। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक राजपुर या कश्मीर। वज्र तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्र तथा मल्ल महाजनपद जो थे, इनमें गणतांत्रिक व्यवस्था थी। तो यहाँ पर हमने जो है 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है
हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया? ये किया किसका? घनानंद का। ये घनानंद जो थे इसका उल्लेख ग्रीक शासक का उल्लेख इसने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया। किसने? घनानंद ने। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों के विवरण की। सिकंदर के जो समकालीन यूनानी लेखक थे उनके यहाँ पर विवरण की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अरिस्टोब्यूलस की। अरिस्टोब्यूलस एक लेखक था, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक था। समय रहा था इनका 327 से 326 ईसा पूर्व में, और इसकी प्रमुख रचना थी युद्ध का इतिहास। इनकी प्रमुख रचना थी अरिस्टोब्यूलस की युद्ध का इतिहास। एरियन महत्वपूर्ण साक्ष्य थे इसके। एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था इसे। नेक्स्ट थे ओनोसेक्रिटस। ओनोसेक्रिटस इनका समय काल था 327 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व तक। इनकी प्रमुख रचना थी सिकंदर की जीवनी। ये जहाजी बेड़े के चालक थे। नेक्स्ट है निर्याकस। नियाकर्स जो थे तो इनका समय काल था 327 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व। इनकी प्रमुख रचना थी स्ट्रैबो व एरियन विवरण। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। कौन? नियाकर्स। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। ये जो 16 महाजनपद हैं तो इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके? मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। सबसे पहले है बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम था। नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त के। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? ये स्थित था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान स्थित था। मैकियावेली का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? किससे? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, उस एक भारतीय राजा थे व्यवहार मौर्य, जिन्होंने इसे पराजित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से तीन वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक ये सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं कहाँ से? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से कुम्हरार नामक स्थल से जो है प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसने? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। ये त्रिविध जो है आधार, ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है सम्राट अशोक से। नेक्स्ट बात करेंगे। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? ये किया है किसने? जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था।
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर मौर्यकालीन तीर्थ एवं जो है उनके मौर्यकालीन तीर्थ जिन्हीं के अधिकारी मौर्यकालीन अधिकारी उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। 18 इनकी संख्या थी, 18 थी। और सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। अब यहाँ पर जो है ये सभी तीर्थ या अधिकारी और उनसे संबंधित विभागों की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। पहले थे मंत्री या पुरोहित, जो कि प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी कहलाता था। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या कोषाध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में क्षमाहर्ता किसे कहा जाता था? क्षमाहर्ता कहा जाता था मौर्य काल में राजस्व विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री या कर संग्राहक होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष कहलाता था, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा कहा जाता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर को कहा जाता था क्या? प्रदेष्टा। व्यवहारिक कहा जाता था दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को। नायक कहा जाता था सेना का संचालक या नगर राजा का रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति कहलाता था सेना अध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतवर्षिक कहलाता था सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक कहलाता था वो जो उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था, वो कहलाता था क्या? कर्मांतिक। प्रशासता कहलाता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला कहलाता था क्या? प्रशासता। दंडपाल कहलाता था सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी जो होता था वो कहलाता था दंडपाल। दुर्गपाल कहा जाता था देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक जो होता था। देश के भीतरी दुर्गों का जो प्रबंधक होता था वो कहलाता था क्या? दुर्गपाल। अंतपाल कहलाता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कहलाता था अंतपाल। आटविक कहलाता था वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दैवारिक कहलाता था राजमहल का प्रबंध एवं देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी कहलाता था क्या? दैवारिक। नागरक कहलाता था वो नगर का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कहा जाता था नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य था मापतौल का। पौतवा अध्यक्ष जो अधिकारी होता था मौर्य काल के, इसका मुख्य कार्य था मापतौल का, मुख्य कार्य इसका मापतौल का था। नेक्स्ट बात करेंगे जी ये गुर्जरा, मास्की एवं नेट्टूर एवं उडगोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख है। अशोक के जो वास्तविक नाम का उल्लेख है तो गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उडगोलम 4 अभिलेखों में इनके वास्तविक नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने जो है प्राप्त की थी? किस जो मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी तो वो की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर अधिक था। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति या संलेखना पद्धति के द्वारा जो है प्राण त्याग दिए थे। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? रज्जुक कहलाता था मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी होता था, उसे कहते थे रज्जुक। भूमि की माप करने वाला अधिकारी कहलाता था रज्जुक, जो कि अब कहा जाता है लेखपाल को कहते थे रज्जुक मौर्य काल में। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? ये की गई है पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान की गई है पत्थर की जो है पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? यह स्थान पेशावर पाकिस्तान में है। पेशावर पाकिस्तान में जो है ये अशोक सम्राट का एक शिलालेख शहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? वो थी कौन? प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा। अब अशोक के अभिलेखों की और उनके जो है खोजकर्ताओं और उनके वर्ष जो है किस सन में खोजे गए बात कर लेते हैं।
जो अशोक के शिलालेख, सबसे पहला शिलालेख धौली अभिलेख जो था, तो इसके खोजकर्ता थे किट्टो और 1837 ईस्वी में खोजा गया। भाब्रू शिलालेख ये कैप्टन वर्ट ने खोजा 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफाएं ये हैरिंगटन ने इसकी खोज की और ये 1785 में की। दिल्ली टोपरा अभिलेख की खोज कैप्टन पोलियर ने की 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की थी पैड्रे टैपिनथेलर 1750 में। नेक्स्ट है मानसेहरा अभिलेख जो था अशोक का, तो इसकी कैप्टन ले ने 1889 में इसकी खोज की। कालसी शिलालेख इसकी जॉन फॉरेस्ट ने खोज की 1860 में। रुमिनदेई अभिलेख की खोज की फिहरार ने 1896 में। ये सभी जो है अशोक के शिलालेख थे। अभिषेक जो है अशोक के अभिलेख या शिलालेख कुछ भी कह लीजिए। जौगढ़ अभिलेख की खोज की सर वाल्टर इलियट ने 1850 में। गिरनार शिलालेख की खोज की थी लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने कब 1822 में। नेक्स्ट है शहबाजगढ़ी जो है, तो शहबाजगढ़ी की खोज की थी एक फ्रांसीसी अधिकारी थे 1836 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज की टी.एस. बर्ट ने 1834 में। मास्की अभिलेख की खोज की किसने? वीडन ने 1915 में। निगाली सागर अभिलेख की खोज की फिहरर ने 1895 में। रामपुरवा अभिलेख जो था इसकी खोज की किसने? कार्लाइल ने, जो कि 1872 में की। सारनाथ स्तंभ की खोज की थी किसने? ऑरेल स्टाइन ने, और ये 1905 में की गई। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है देवनाम पिय या पियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से। जो है ये सभी किसके? अशोक के उपनाम है, और ये बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में इन्होंने आस्था नहीं छोड़ी थी सम्राट अशोक ने। ये इनको देवनाम पिय पियदर्शी, जिसे कि देवों का प्यारा कहा जाता है, ये इन्हें उपाधि इन्हें प्राप्त थी या उनका उपनाम था। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से के स्थान से चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? वो थे अशोक। अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जो है शासनादेश जारी किया था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? यह बताया किसमें? भाब्रू स्तंभ राजस्थान में। भाब्रू स्तंभ राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि में जो लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके पहले इसके जो है पढ़ने में कोई सफल नहीं हो सका। ब्राह्मी लिपि में लिखे थे ये सम्राट अशोक के सभी शिलालेख, और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा ये पढ़े गए। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है अशोक ने किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? ये मिलती है किसमें? 5वें बृहद शिलालेख से। 5वें बृहद शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? किसके द्वारा? सीताध्यक्ष के द्वारा। उस अधिकारी को कहते थे सीताध्यक्ष, जो मौर्य काल में भूमिकर को एकत्रित करता था और आय का जो मुख्य स्रोत था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? ये करवाया था अशोक ने। अशोक ने मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। जिस तरीके से जो है अब नेता जो होते हैं उनके राजकीय संबंध होते हैं अन्य देशों के साथ, ठीक उसी प्रकार जो है मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ जो है राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? यह कालसी से। उत्तराखंड के कालसी से सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे?
आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। अब यहाँ पर जो है इनके कुछ अधिकारी और उनसे संबंधित कुछ जो है विभागों की बात कर लेते हैं। किस अधिकारी से कौन सा विभाग संबंधित था? जो सीताध्यक्ष था उससे कृषि सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष था अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष था लक्ष्मणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रधान था शुल्काध्यक्ष, और व्यापारिक कर का प्रधान था मुद्राध्यक्ष जो था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था, और जो संस्था अध्यक्ष था वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को, मौर्य काल में जो व्यापारियों का संगठन होता था उसे संभूत, समुत्थान या समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों को जो संगठन होता था उसे संभूत या समुत्थान या समव्यवहारिक कहते थे, और जो व्यापारियों का नेता होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था की। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ये किया गया है किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है? इंडिका मेगास्थनीज में। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक जो कि मौर्य काल की है, इसमें जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? ये अंतिम समय में अपने अनुयायी हो गए थे किसके? जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वो था तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने। इसलिए मौर्यों ने जो है गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कितनी? 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इसने भारतीय समाज को। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन राजा थे तुर्मय। ये कहाँ के राजा थे? राजा थे मिस्र के राजा थे तुर्मय। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व के टालेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता था? ये तुर्मय कहा जाता था इसी को। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? किसके अभिलेख में किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख मिलता है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग एवं बलि ये राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। भाग एवं बलि। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार क्षेत्र में स्थित झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में एक अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ये दी गई है किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो कि प्राचीन ग्रंथ है, इसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यह है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन है और क्षत्रियों का वर्णन है इसमें। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? ये किससे? शातवाहन से। नेक्स्ट बात करेंगे अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो थे बृहदत्त। बृहदत्त जो थे वो अंतिम मौर्य सम्राट थे। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? एलेक्जेंडर जो थे तो वो अशोक के समकालीन मिस्र के राजा थे। नेक्स्ट बात करेंगे सेल्यूकस निकेटर।
सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? शासक था कहाँ का? सीरिया बेबीलोन का। सेल्यूकस निकेटर सीरिया बेबीलोन का शासक था जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की? वो दशरथ ने धारण की थी। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि दशरथ ने धारण की थी, जिसे जो है इसका अर्थ था, ये उपाधि धारण की थी किसने? देवनामप्रिय की उपाधि दशरथ ने। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक की उपाधियों की। अशोक को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी और इनके जो है स्रोत कौन कौन से हैं? अशोक ये मास्की के लघु शिलालेख में मिलता है। देवनामप्रिय अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख में। अशोक मौर्य, इसका स्रोत है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और प्रियदर्शी राजा, जो कि बराबर गुहा लेख में मिलता है इसका उल्लेख। और प्रियदर्शी राजा मगध, इसका भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में उल्लेख मिलता है। और प्रियदर्शी राजा, ये गांधार बृहद शिलालेख या दीपवंश महावंश में इसका उल्लेख है। अशोक वर्धन का स्रोत है पुराणे। और राजा अशोक कहा जा गया है नेटूर लघु शिलालेख में। राजा अशोक या देवनामप्रिय, जो कि कहा गया है उद्गोलम लघु शिलालेख में। देवनामप्रिय का अर्थ है देवों का प्रिय। देवनामप्रिय का अर्थ है देवों का प्रिय। ये उपाधि सब प्राप्त थी किसको? अशोक, सम्राट अशोक को। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक ने अपने पिता बिंदुसार, अशोक के पिता थे, बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? कहाँ पर? तक्षशिला में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? ये किया था किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने ये जो है प्रावधान किया कि जो भी व्यक्ति हैं उनके पर जो आश्रित बच्चे हैं, जो उनकी पत्नी है, वो उनकी जो है समुचित व्यवस्था किए बगैर जो है भिक्षु नहीं बन सकती है। भिक्षु बनते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। इस कैसी व्यवस्था की थी? कौटिल्य ने। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ये अरमाइका भाषा से। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई अरमाइका भाषा ने से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? यह हुआ बैक्ट्रियन शासकों का। बैक्ट्रियन शासकों का जो है मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिकार हो गया था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? यह था सिक्कों का परीक्षण। ये सिक्कों का परीक्षण करता था। मौर्य शासन व्यवस्था में एक अधिकारी था जिसका नाम था रूपदर्शक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम रहा था रूपदर्शक। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, कौन था? अमित्रघात के नाम से जाना जाता था किसे? बिंदुसार को। अब यहाँ पर मौर्य काल की जो है मुद्राओं की बात कर लेते हैं। मौर्य काल की मुद्राएं कौन कौन सी थी? इस काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे, जिन्हें पर्ण, अर्धपर्ण, पाद या अष्टभाग कहा जाता था। और तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे, जिन्हें मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्धकाकड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उससे विजय प्राप्त की थी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। मौर्योत्तर काल की सबसे पहले देखेंगे शिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मिलती है किसमें? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? सातवाहनों की राजधानी स्थित थी कहाँ पर? अमरावती में। आंध्र प्रदेश अमरावती में सातवाहनों की राजधानी स्थित थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था उसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नगर बसाया। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता था। नेक्स्ट है कुषाण शासक। कुषाण शासक कंस का राज्याभिषेक कब हुआ? कुषाण शासक था
कनिष्क इसका राज्याभिषेक हुआ था कब? 78 ईसा में शक संवत प्रारंभ हो गया था तब। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? ये किया था कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर मिलता है? विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्षों का अंतर मिलता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ये थे सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य थे वो थे सातवाहन। शुंग वंश के किस वंश ने शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? वो था कण्व वंश। कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद जो है भारत पर राज किया। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? वो थे पांचाऊ। चीनी जनरल थे पांचाऊ, इसने कनिष्क को पराजित किया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? ये थी किसकी? कुषाण वंश की। कुषाण वंश था, इसकी सीमाएं, इस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। चलिए देखते हैं किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं जो भारत के बाहर तक फैली थी, तो वो था कौन? कुषाण वंश। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था किससे? कब से? 57 ईसा पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ये संबंधित थे चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक थे डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ईरानी शासक थे। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? ये प्रसिद्ध था किस लिए? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान में स्थित बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है? ये मिलता है किसमें? कुषाण शासक के। कुषाण शासक के सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है। नेक्स्ट है चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? ये किसने चलाए थे? हुविस्क ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। योधीय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? ये मिलता है कार्तिकेय देवता। योधीय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी जो कि ग्रीक कला शैली का मिश्रण है, इसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण शासक। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? वो था चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? कनिष्क का संबंध था महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता थी जिसका अंत हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश का। शुंग वंश ने जो है इसमें किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता थी जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? तो ये शुंग वंश ने जो है हत्या करके ही राजसत्ता अपनाई थी और इनका जो है अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है भारत की यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? ये किसकी है? मीनांडर की। भारत की यूनानी शासकों में से सबसे सुरक्षित स्मृति जो है स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है किसकी? मीनांडर की। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अब हम मौर्योत्तर जो है काल में विदेशी आक्रमणकारियों की। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी जो थे, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो कि कौन? हिंद एवं आक्रमणकारी थे। इन्होंने ये भारत कब आए? 190 ईसा पूर्व में, और इसका मूल निवास स्थान था बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान में ये निवास रहे थे। और यहाँ पर जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध इनके शासक थे, ये थे मीनांडर और मिलिंद शाकर। इनकी जो है राजधानी थी वर्तमान जो कि सियालकोट में ही, ये इनकी राजधानी थी किसकी? हिंद एवं शासकों की। नेक्स्ट थे सक्सीथियन जो कि 90 ईसा पूर्व में भारत आए थे और मूल निवास स्थान था कौन? सीरिया और ईरान। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे नहपान जो कि पश्चिमी भारत में। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा शातवाहन अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। पार्थियाई या पहलो जो थे, तो ये भारत आए थे पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में, और पार्थिया और ईरान इनमें रहे थे। और गोंडू फर्नीज इसके जो है प्रसिद्ध शासक थे। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इनके सिक्के मिले हैं।
कुषाण या यूची ये 15वीं ईसा पूर्व में जो आए थे, 15वीं ईसा पूर्व में आए थे। और ये जो है मूल निवास स्थान इनका था चीनी और तुर्किस्तान। इनके प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क उज्जैनी, जो कि वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर और वर्तमान पेशावर जो है इनकी राजधानी थी। जो आक्रमणकारियों का इनका क्रम है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हिंद एमन, उसके बाद शक, फिर पहलो और सबसे बाद में आए थे कुषाण। ये जो है क्रम याद रखिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीम कनफ्यूशियस को दिया जाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक है भीम कनफ्यूशियस, उनको दिया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गुप्त काल की। सबसे पहले यहाँ पर गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था कौन? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये थी किसकी? गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? गोल्डन एज कहा जाता था किसका? गुप्त काल का। जो गुप्त वंश का शासक था उसे कहा जाता था स्वर्ण युग या गोल्डन एज। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? गुप्त वंश ने शासन किया था 275 से 550 ईसा तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने जो परम भागवत की उपाधि धारण की, इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त अन्य नाम था किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ये ताम्रलिप्त से उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था गुप्त काल में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो कि प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल में सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दीनार। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया था? ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसके प्रांगण में स्थित है एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ। ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? शक विजेता कहा जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता। अब गुप्त शासक जो है उनकी प्रमुख उपाधियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शासक थे श्रीगुप्त, उन्हें उपाधि प्राप्त थी आदिराज या महाराज की। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमांक की उपाधि प्राप्त थी। स्कंदगुप्त जो थे उन्हें शक्रादित्य या शक्रोपम की उपाधि प्राप्त थी। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि प्राप्त थी। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि जो है प्राप्त थी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर गुप्तकालीन अधिकारियों की। जो भी गुप्तकालीन अधिकारी थे और उनसे संबंधित विभाग की बात करेंगे। सबसे पहले जो महासेनापति था उसे सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी भंडागारिक था। रणभंडागारिक जो था वो सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था रणभंडागारिक। महासंधि विग्राहक कहलाता था युद्ध व शांति का प्रधान। महाभंडागाराधिकृत जो कहलाता था वो कहलाता था कौन? वो कहलाता था राजकीय कोष का प्रधान। राजकीय कोष का प्रधान कहलाता था महाभंडागाराधिकृत। महाअचपट्टलिका कहलाता था। पट्टलिक कहलाता था कौन? अभिलेख विभाग का प्रधान जो होता था वो कहलाता था अभिलेख विभाग का प्रधान कहलाता था महाअचपट्टलिक।
नेक्स्ट है सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष कहलाता था कौन? सर्वाध्यक्ष कहलाता था केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान जो था उसे कहा जाता था सर्वाध्यक्ष। महाप्रतिहार कहलाता था राजप्रासाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण कहलाता था भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक कहलाता था दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत कहलाता था सेना का सेनापति। सेना का सेनापति जो होता था और सर्वोच्च अधिकारी उसे कहते थे महाबलाधिकृत। महाबल वाला शायद कुछ ही अर्थ रहा होगा, या महाबलशाली। महादंडनायक कहलाता था न्यायाधीश। दंडपाशिक कहलाता था पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थित स्थापक कहलाता था शिक्षा अधिकारी। शिक्षा अधिकारी जो होता था वो कहलाता था विनय स्थित स्थापक। नेक्स्ट है गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? ये प्रसिद्ध थे कौन? सुश्रुत। सुश्रुत जो थे तो ये आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध थे गुप्त काल में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वो थे छपड़क। छपड़क जो है तो वो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे और फलित ज्योतिष से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी स्वयं तक एक स्वयं विद्वान तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इसमें इनके नवरत्नों में शामिल थे कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट। शायद बेताल भट्ट की कथाएं जो है आपने पढ़ी होगी कभी आप लोगों ने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसने जो है ये बेताल की कथाएं पढ़ी है। नेक्स्ट थे अमर सिंह, घटकपर और जो है बारामिहिर तथा वरुरुचि जो थे बारामिहिर थे, तो ये एक खगोल विज्ञानी थे बारामिहिर। ये इनके नवरत्न थे। नेक्स्ट है शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर था? शक एवं गुप्त संवतों के मध्य अंतर था कितना? 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था? इन्हें कहा जाता था रूपक। गुप्तकालीन जो चांदी की मुद्राएं होती थी, रजत की मुद्राएं, उन्हें कहा जाता था रूपक। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी का उल्लेख किया गया था? किस श्रेणी का उल्लेख किया गया था तंतुवाय का। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सूपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक सूपिया का लेख है, इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर गुप्त काल की जो है ये गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? महत्वपूर्ण लक्षण था इसका सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था सामंतवाद का प्रारंभ। नेक्स्ट यहाँ पर गुप्तकालीन जो है भूमि वर्गीकरण, इसकी बात कर लेते हैं। गुप्त काल में जो है कौन सी भूमि क्या कहलाती थी? क्षेत्र जो है तो ये खेती करने योग्य भूमि कहलाती थी। वास्तु है निवास करने योग्य भूमि कहलाती थी। खिल जो भूमि कृषि करने योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहा जाता था। अपरात होती थी जंगली भूमि कहलाती थी। और चारागाह पशुओं के लिए चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट है किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? वो किए थे किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? स्थित है बिठूर कानपुर में। भीतरगांव बिठूर कानपुर में स्थित है ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर। नेक्स्ट है कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों या मयूर शैलों का प्रचलन हुआ। किसका प्रचलन हुआ? कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों या जिसे मयूर शैलों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त से संबंधित है। कुमार गुप्त ने के शासनकाल में की गई थी। गुप्त काल में पैठन का प्रसिद्ध क्या कारण था? पैठन की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। शतरंज का खेल जो कि अभी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो खेला जाता है गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा।
नेक्स्ट बात करेंगे, गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? कहाँ से? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। गुप्त काल में जो है प्रसिद्ध बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, जहाँ से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? वो थे फहियान। फहियान ने चीनी यात्री था, इसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? यह है गुप्त काल का मंदिर है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईसा का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? ये किया जाता था किसका? रेशमी कपड़े का गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? गणराज्यों के अंत के लिए उत्तरदायी था कौन? वो था समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था कौन? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है किसमें? अजंता में। विशाख दत्त कृत नाटक था देवी चंद्रगुप्तम का में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। विशाख दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि नाटक है। इसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने इनके बड़े भाई थे रामगुप्त, इनकी हत्या कर दी थी इन्होंने। किसके स्वर्ण सिक्कों में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसमें? स्कंदगुप्त में, स्कंदगुप्त के सिक्कों में। नेक्स्ट बात करेंगे, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में थे? ये थे किसमें? प्राकृत भाषा में। और सभी तो जो है संस्कृत भाषा में थे, और जो है गुप्त काल में लिखे संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और जो शूद्रों के संवाद थे तो वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। स्थापना किसने की थी? वो की थी श्रीगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा गया था? ये शकों पर विजय के कारण इन्हें कहा गया था क्या? शकारी। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया? ये बताया गया प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया था। हूणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? कहा जाता था निगम। नेक्स्ट है, अग्रहार से क्या तात्पर्य था? अग्रहार से तात्पर्य है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूदान दिया जाता था वो कहलाता था क्या? अग्रहार। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? ये हुआ था किसमें? गुप्त काल में। नेक्स्ट है, बाराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? ये करवाया गया था बाराह भगवान भी इन्हें कहा जाता है, भगवान विष्णु के सम्मान में। अब गुप्त साम्राज्य के समकालीन यहाँ पर राजवंशों की बात कर लेते हैं। गुप्त वंश के समकालीन कौन कौन से राजवंश थे? पहला था वाकाटक राजवंश, 255 से 55 में संस्थापक थे इसके विंध्यशक्ति, और 330 ईस्वी में संस्थापक थे सर्वसेन। नागवंश 350 ईस्वी में 305 ईस्वी में और संस्थापक थे भवनाग। त्रैकूटक राजवंश ये 415 ईस्वी में संस्थापक थे कौन? इंद्रदत्त। नेक्स्ट है हुण राजवंश ये 500 ईस्वी में और तोरमाड़ इसके संस्थापक थे। शालंकायन राजवंश 300 ईस्वी में और देववर्मन इसके संस्थापक थे। विष्णुकुंडिन राजवंश 475 ईस्वी में और विक्रमेंद्र प्रथम इसके संस्थापक थे। माथुर राजवंश 325 ईस्वी में अच्युत इसके संस्थापक थे और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।